Hello guys, how are you? Hope you are doing well. My name is Saddam Cab and welcome to my channel. Today we are going to discuss a very beautiful thing. क्या हुआ कि मैं पिछले वीक इटली गया था घूमने के लिए, नॉट घूमने के लिए बट मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गया था। और इसी सिलसिले में मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, जैसे कि मुझे पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ा, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। फिर उसके बाद मैंने वीज़ा अप्लाई किया और किस तरह से मुझे वीज़ा मिला, वहाँ पे जाने के लिए मैंने कैश कैसे ले गया, किस टाइप के कार्ड को अप्लाई करना पड़ा, वहाँ पे किस तरह से मैंने होटल को बुक किया, कैसे फ्लाइट को बुक किया, सारी की सारी चीजें पॉइंट जीरो से लेकर मैं पूरे ए टू जेड तक एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो पूरे इस वीडियो को बने रहिए। और अगर आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है इन फ्यूचर और किसी भी बिजनेस ट्रैवल के लिए आप जा रहे हैं ओवरसीज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशली इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सेंजन वीजा जो होती है, जो इटली या फिर यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो होती है, उसमें अगर आपको इंटर करना है तो कैसे आप करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इस चीज को आपको आपके सामने रखने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीक मैं इटली गया। इटली मुझे जाना था बिकॉज मुझे साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना था, और जिसके लिए मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। तो मुझे पहले पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ा थ्रू द इंडियन गवर्नमेंट पासपोर्ट, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया वीजा अप्लाई करने के लिए। और वीजा के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। मैं अभी डिस्कस करूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात ये आती है कि आप क्यों विजिट करना चाहते हैं किसी भी ओवरसीज में। लेट अस से यूरोपियन कंट्री की बात करूं तो जैसे मैं इटली पे गया, तो वहां पे मेरे पास पर्पस था कि मुझे एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है। तो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस जो होती है वो आती है बिजनेस के पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पे बहुत सारे, जब आप वीजा अप्लाई करोगे तो आपके पास बहुत सारी चीजें सक्सेस आती है। जैसे कि सपोज कि आप कोई टूरिस्ट हो तो आप ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहे हो, एंजॉय करने के लिए जा रहे हो। अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो आप एजुकेशन के लिए, एजुकेशन पर्पज से जा रहे हो कि मुझे लॉन्ग टर्म स्टे करना है, शॉर्ट ड्यूरेशन की स्टे होती है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की स्टे होती है। तो जैसे होगी बिजनेस हो गई या फिर आप कोई एक टूरिस्ट हो, तो ये शॉर्ट टर्म इंटरवल वीजा होती है। तो इसके लिए आप अगर टूरिस्ट तो टूरिस्ट वीजा अप्लाई करनी पड़ेगी। और जैसे आप कोई साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे हो या फिर आप कोई बिजनेस सिलसिले में जा रहे हो, तो आपको बिजनेस कैटेगरी की वीजा लेनी पड़ेगी। और आप अगर लॉन्ग टर्म स्टे के लिए जा रहे हो तो आपको एजुकेशन वीजा अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट अलग होती है, इसकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो आप तो ये होगा कि हमें किस पर्पज के लिए जाना है। सेकंड चीज ये आती है कि हम जो वीजा है वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो वीजा अप्लाई करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा VFS ग्लोबल, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। उसके बाद वहां पे जाने के बाद आपको वेबसाइट आ जाएगी, और फिर आपको वहां पे सिलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री के लिए जा रहे हो। उसको सिलेक्ट करने के बाद उस कंट्री का जो पूरा एक चार्ट होता है वो पूरा आपके पास सामने आ जाएगा। और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बुकिंग करनी पड़ती है। फिर डेट को पहले कैप्चर करना पड़ता है कि आप किस डेट में वहां विजिट करने वाले हैं। सपोज आप नॉर्थ रीजन में रहते हैं तो आपको एक जुडिशरी देना पड़ेगा कि आप किस रीजन में रहते हैं। सपोज जैसे कि मैं अभी उत्तर प्रदेश में हूं तो मेरा जुडिशरी होगा उत्तर प्रदेश होगा। उसके लिए जो VFS ग्लोबल है वो आपको देना पड़ेगा न्यू दिल्ली का। सपोज आप अगर असम में रहते हो या फिर बिहार में रहते हो या वेस्ट बंगाल में रहते हो तो आपका जो VFS सेंटर होगा वो आपको कोलकाता देना पड़ेगा। सिमिलरली आप साउथ में रहते हो तो उसके लिए अलग होती है। जैसे मुंबई में रहते हो तो आपको मुंबई में वहां सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अलग अलग वीजा, अलग अलग VFS सेंटर का क्या होती है, वीजा के लिए जो एप्लीकेशन होता है उसके लिए सेंटर्स अलग अलग है। सपोज आप साउथ में रहते हो, आप अगर नॉर्थ में अप्लाई करोगे ऐसा नहीं होगा। सेकंड चीज में ये आती है कि सपोज कि आप मुंबई के हो और आप दिल्ली में कुछ महीने से रह रहे हो, 6 महीने से रह रहे हो, तो आप जहां भी रह रहे हो आपको दिखाना होगा कि आप पास्ट 6 मंथ से आप दिल्ली में रह रहे हो। और आप फिर आपकी जो जुडिशरी हो जाएगी वो दिल्ली हो जाएगी, और फिर आप दिल्ली से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो इस चीज को। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, पीएचडी में आपकी एडमिशन है और आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे हो या कुछ भी है, तो सबसे पहले आपको बनवानी पड़ेगी एनओसी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट और फ्रॉम योर एनीवेयर जहां पे आप एम्प्लॉय होते हैं। तो वो पहले एनओसी सर्टिफिकेट बना देगा। उसमें आपको मेंशन करना होगा कि आप किस तारीख में जा रहे हैं और कब तक वहां स्टे करेंगे। तो सबसे सिंपल सी बात है कि आप जब कब लीव ले रहे हैं तो आपकी जो वर्किंग हॉलीडेज होंगी वो इसमें काउंट होती है। तो आप सपोज आप आज लेटर से आप 25 सितंबर को जा रहे हो तो आप बोलना कि मैं 23 से
23 से 1 अगस्त तक 23 से 1 अक्टूबर तक मैं नहीं रहूंगा, तो सिंपल सी बात है कि मेरी जो लीव शुरू होगी वो 23 से 1 अक्टूबर तक हो। ऑल्दो आप जा रहे हो 25 सितंबर को, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो 1-2 दिन पहले लेके आना, ऐसा नहीं कि आज ही जा रहे हो तो आज ही लेके आना, ये जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सेकंड चीज आती है इंपॉर्टेंट, कि बैंक स्टेटमेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां आप अगर 7 डेज के लिए जा रहे हो, 14 डेज के लिए जा रहे हो, तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि आपके पास इतने प्रॉपर सफिशियंट फंड है कि नहीं। सपोज कि आप जा रहे हो 7 डेज के लिए जा रहे हो, इटली जा रहे हो या फिर फ्रांस जा रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास फ्लाइट बुकिंग के अलावा जो भी आपने होटल वगैरह बुक किया उसके अलावा आपके पास एटलीस्ट 1 लाख रुपीज होना चाहिए, ताकि आप क्या करो, खुद को सस्टेन कर लो। तो एटलीस्ट आपको बैंक अकाउंट में शो करना होगा कि आपके 6 मंथ से 1.5 लाख से 2 लाख रुपए आपके पास हैं, ताकि ऑलरेडी आप क्या कर सको, इन चीजों को अफोर्ड कर सको, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीजा एप्लीकेशन से पहले कुछ डमी फ्लाइट बुक करते हैं, राइट। तो उसकी उसमें क्या होता है, उससे वैलिडिटी 6-7 दिन होते हैं और 300 रुपए 400 रुपए बन जाती है। लेकिन माइंड करें कि आपके पास सफिशिएंट फंड होनी चाहिए, बिकॉज अगर कुछ ऐसा हो जाता है आपके साथ तो आप अपने आप को उस पीरियड के लिए सस्टेन कर सको। तो बैंक स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप लोग जब अप्लाई करते हैं वीजा के लिए, उनको पता नहीं होता है कि उनका वीजा जो होगा वो अप्रूव होगा या नहीं होगा, इसी वजह से लोग डमी टिकट्स बनाते हैं। तो आप भी डमी टिकट्स बना सकते हो। मैं जब गया था मैं डमी टिकट्स नहीं बनाया था, मैं ओरिजिनल टिकट बना ही गया था। और उसके बाद आपको बैंक अकाउंट दिखाना पड़ता है कि आपके पास 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के पास आसपास है। वो आप क्या कर सकते हो, किसी अपने फ्रेंड से भी मंगा सकते हो कि चलो भाई ठीक है, मुझे कुछ महीने के लिए या फिर 1 महीने पहले आपको उससे बोल दो या 15 दिन पहले बोल दो कि मेरे को पास 1 लाख रुपए भेज दो, या किसी रिश्तेदार से हो सके वो मांग लो। तो एटलीस्ट आपके पास सफिशिएंट फंड होनी चाहिए। फिर आती है टैक्स सर्टिफिकेट। अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर आप कोई एम्प्लॉय हो, तो आपको आईटीआर रिटर्न जो आप भरते हो उसको आपको दिखाना पड़ता है कि ये देखो मेरा जो 3 महीने या फिर 1 साल का जो आईटीआर रिटर्न है वो आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ रहेगा। थर्ड चीज है कि अगर आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो तो आपको इनविटेशन लेटर दिया होगा, या फिर आप किसी बिजनेस पर्पज से जा रहे हो तो आपके पास एक इनविटेशन लेटर दिए होगी कि जहां आप जा रहे हो वो लोग आपको बुला रहे हैं, इनविटेशन कर रहे हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इनविटेशन होनी चाहिए। सेकंड चीज आती है इटिनरी। इटिनरी में क्या होती है कि सपोज आप जब जाओगे वहां पे तो आपको एक चार्ट बनानी पड़ेगी कि ये पर्टिकुलर डेट है, ये मैं करने वाला हूं, और आप रात को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको रात को कहां पे स्टे करने वाले हो। तो इटिनरी में ये मेंशन होता है कि आपको पहले डेट लिख दो कि आप डेट यहाँ पे अराइवल करोगे 20 लेटेस्ट से आप 25 में जा रहे हो तो 25 की मिडनाइट में अराइवल करोगे, और मैं मिडनाइट जो रुकूंगा वो इस होटल में रुकूंगा। फिर 26 लिखोगे, फिर यहाँ पे मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे मजे करूंगा, और उसके बाद मैं ओवरनाइट जो स्टे होता है वो मैं इस होटल में करूंगा। सिमिलरली आपको एक पर्टिकुलर चार्ट बनाना है, कहाँ से कहाँ तक आप क्या क्या करोगे। सेकंड चीज आती है कि रिटर्न फ्लाइट बुकिंग होनी चाहिए। बिफोर अप्लाइंग द वीजा आपके पास रिटर्न फ्लाइट होनी चाहिए कि आप यहाँ जा रहे हो और वहां से वापस आ रहे हो, तो आपके पास फ्लाइट बुकिंग प्रॉपर होनी चाहिए। थर्ड चीज आती है कि एकोमोडेशन पहले से आपके पास होना चाहिए, जैसे कि booking.com होता है या होटल जो होती है वो आपकी ऑलरेडी बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लेकर भी अगर किसी डीलर से या फिर कोई किसी से संपर्क करोगे तो वो लोग क्या कर देंगे, आपको डमी बना के देंगे, लेकिन एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हो तो ऑलरेडी वहां पे वीजा में आता है कि आप ट्रैवल टूरिज्म में जा रहे हो, तो उनके घर को आप मेंशन कर देना, राइट, कि मैं इनके यहाँ रुकने वाला हूँ, ये मेरे रिश्तेदार हैं, या फिर आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप जो है एकोमोडेशन का सबसे परफेक्ट चीज है कि होटल को आप दिखा दो। ऑल्दो आप पे करो ना करो वो आपकी डिपेंड करती है, ठीक है ना। ये सब हो जाता है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से आप क्या होगा, जो वीजा की जो चीजें होंगी वो सारी की सारी सॉर्ट आउट होगी। और एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आप जो फोटो खिंचाओगे, ठीक है ना, जो पासपोर्ट फोटो लगती है उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा फ्लेयर आपके मुंह पे नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल जो नेचुरल टोन होना चाहिए वो डार्क टोन आना चाहिए। तो जब भी आप किसी जगह से फोटो खिंचाओगे तो उनको बोलना कि मेरा यहाँ से इस पोर्शन से आना चाहिए, और जो टोन होती है मतलब 60% आपका फेस आना चाहिए, और बस जो बैकग्राउंड है वो 30% तक होना चाहिए, और ग्लेडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ग्लेडिंग होगी तो आपकी जो मतलब कि वीजा के लिए होगा वो रिजेक्ट हो सकता है। और मैं बताता हूँ, इम्फेसाइज करता हूँ कि वीजा जब अप्लाई करते हो तो गारंटी नहीं होती है कि उस टाइम में आपका वीजा एक्सेप्टेड होना पड़ेगा। इसीलिए आप क्या करें, हर चीज को प्रिपेयर करोगे। एडिशनली मैं ये कहूंगा कि कवर लेटर प्रिपेयर कर देना, उसमें डिस्क्राइब करना कि आप क्यों जा रहे हो, कहाँ कहाँ स्टे करोगे, क्या करोगे और कब लौटोगे। ये एक लेटर टाइप का होता है, उसको वहां भी लोग लिखवा लेते हैं। अगर आपने नहीं लेके गया तो बेटर ये है कि यहाँ से आप लिख के लेके जाना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है इटिनरी बनाने में या फिर कवर लेटर बनाने में, तो आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर गूगल में आप सर्च करोगे, वहां पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, राइट। तो ये होगी वीजा की बात। अब हम बात करते हैं कि बुकिंग कैसे करें। होटल की अगर बुकिंग चाहिए या फिर आप लेजिटिमेट वे से बुकिंग करना चाहते हैं, खुद से बुकिंग करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी चीज होती है कि आप booking.com में जाओ। वहां जाने के बाद आप होटल में आपकी लिस्ट मिलेगी, आप अपने शहर, जिस शहर में जाना चाहते हो, जिस टाउन में जाना चाहते हो,
उस टाउन को सेलेक्ट करो और उस टाउन के पास आप जो भी मतलब कि जिस रेंज में आप चाहते हो उस रेंज में आपको होटल मिल जाएगा। जो मैं गया था उसमें जो मैं होटल बुक किया था तो मैं होटल में रहा नहीं था, मैं वहाँ पे हॉस्टल्स टाइप के कुछ डॉर्म टाइप के होते हैं, ठीक है ना, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही रूम होता है। एक ही रूम में आपको डिपेंड करता है कि 8 लोग के साथ शेयर करोगे या फिर 12 लोग के साथ शेयर करोगे, 4 लोग के साथ शेयर करोगे। इससे उसकी कॉस्ट क्या होती है, वेरी होती है। वहां पे एसी का सिस्टम होता है, अटैच बाथरूम मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा। तो जैसे जैसे कभी कभी जैसे यूरोप में आप जाओगे, मोस्ट ऑफ द जो टाउन होता है इसमें आपको अगर डॉर्म मिलेगा तो वहां पे लोग आते हैं, लड़की भी वहां पे आ सकती है, लड़के भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लड़की हो तो लड़की वहां पे नहीं रहेगी, लड़कियां भी रहती है, राइट। और वहां लोग पार्टी भी करते हैं। तो सपोज कि आपको अगर कुछ ऐसा लोग मिल गया वहां पे, दारू वारू पी के एकदम चिल मारते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ठीक से देखना, क्योंकि हॉस्टल जो होती है वो हर जगह अवेलेबल होती है। तो थोड़ा सा उसका एक रिव्यू ले लेना कि लोग वहां पे कैसे रहते हैं, नहीं रहते हैं, उस हिसाब से रहना, ठीक है ना। और वहां पे ऐसा भी नहीं कि जब आप सपोज आप अगर हॉस्टल्स में रहते हो तो बेटर ये है कि आप अपना एक लॉक ले लेना, जिसका जो लॉक का ऐसा होना चाहिए कि जो उसका डंडा होना चाहिए वो बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा मोटा वाला नहीं होता, राइट। तो उसको घुसाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक मीडियम साइज का लेना है, बहुत पतला भी नहीं बहुत मोटा भी नहीं। वैसे चोरी नहीं होती, यूरोप में लोग ऐसे काम नहीं करते हैं कि चोरी करते हैं, बट जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है हमेशा आप उसको लॉक करके जाना। और क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, सिक्योरिटी वैसे काफी अच्छी होती है, वो जिस होटल में जिस हॉस्टल में मैं रहा था वो काफी अच्छी है, राइट। सेकंड चीज, अगर आपको टिकट बुक कराने की, फ्लाइट टिकट में कहाँ से बुक करूँ, आईआरसीटीसी ऐप है जो गवर्नमेंट की ऐप है, इसमें क्या होता है थोड़ी बहुत हायर होती है प्राइस फ्लाइट की। सेकंड चीज, आप मेक माई ट्रिप से कर सकते हो या फिर बहुत सारे और डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से। इसका स्कैनर जो आप एंड्रॉइड में मोबाइल एंड्रॉइड में आती है या फिर उसकी वेबसाइट भी है, उसमें क्या होता है कि आप जहाँ पे जिस डेस्टिनेशन में जाते हो उसका एक लिस्ट प्राइस जो होती है वो आपको निकाल के देता है। उसके बाद वहां से आप उस वेबसाइट की तरफ जाके आप आराम से इजीली बुक कर सकते हो, राइट। सेकंड चीज ये आता है कि सपोज आप इटली जा रहे हो और आपको दूसरे शहर में जाना है, लेटर से आप रोम में उतरे हो, रोम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतरे हो और आपको रोम से लेकर किसी दूसरी सिटी में जाना है। तो सबसे बेस्ट ये होती है कि इंटर सिटी या फिर इंटर यूरोप अगर आपको ट्रेवल करना है तो आप देख सकते हैं फ्लिक्स बस का। फ्लिक्स बस की आपकी क्या है, वेबसाइट है, तो इसको यहाँ से आप बुक कर सकते हो, राइट। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, flixbus.com खोलना, वहां पे आप अपनी डेस्टिनेशन और डेट लिख देना और वहां पे आपका मिल जाएगा। तो फ्लिक्स बस क्या करता है, आपको एक पर्टिकुलर नंबर देता है और जिस दिन आपकी फ्लिक्स बस होने वाली होती है उस दिन आपको वो मैप देगा, किस मैप में कहाँ पे वो फ्लिक्स बस रहने वाला है। तो आपको बस उस पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर डेट और टाइम को देखना है और प्लस उस बस नंबर को देखना है। तो फ्लिक्स बस जरूरी नहीं कि वो हमेशा एक्चुअली ग्रीन होती है, लेकिन कुछ बसेस ग्रीन नहीं भी हो सकती है, लेकिन वहां पे लिखा हुआ रहेगा फ्लिक्स बस। सेकंड चीज ये होती है कि जैसे आप यूरोप में जाओगे तो वहां लोग टाइम के पक्के होते हैं, इंडिया की तरह नहीं कि भाई 10 बजे बोलो तो 10:30 बजे आ रहे हैं या 9:30 बजे आ रहे हैं। अगर वो 10 बजे बोला है तो वो 10 बजे ही आएगा। तो लेटेस्ट से आपकी फ्लिक्स बस की जो अराइवल टाइम है या फिर वहां से डिपार्चर होने की टाइम 6:15 में, तो आपको 15 मिनट पहले वहां पे आना है। तो अब ऐसा हो सकता है, जैसे मैं मेरा भी इस बार पहले हुआ था कि पहली बार मैं गया हूँ तो मुझे इंडिया वाली की आदत थी। तो जैसे मैं गया वहां पे फ्लिक्स बस आ रहे हैं, मैं जाके पूछ रहा हूँ भैया ये है क्या। सो मैं पूछ रहा हूँ कि सर इज दिस द बस, दे आर सेइंग दैट नो नो नो, इट्स नॉट योर बस, यू हैव टू वेट, राइट। तो वहां पे क्या होता है, डेस्टिनेशन भी दिखी होती है वहां पे शीशा में, आप देख सकते हो क्या नंबर है। तो बेटर ये है कि आप नंबर देख लो और प्लस उनसे पूछ भी सकते हो, देयर इज नो एनी हेजिटेशन ऑफ आस्किंग। आप वहां पे ताकि जरूर पूछो लोगों से, किसी भी लोगों से पूछो। अगर वो इटालियन जानते हैं तो इशारा वगैरह में बात कर लेना कि भाई ये देखो, ऐसे मोबाइल में दिखा देना कि ये मेरा नंबर है क्या, ये आप ये बस, अगर कंफ्यूजन हो तो पूछने में हिचकिचाहट मत करना। थर्ड चीज, गूगल मैप हमेशा रखना। गूगल मैप में क्या होगा कि जो भी डेस्टिनेशन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आपको बता भी जाएगा किस साइड में आपको खड़े रहना है। तो आपको उसे फॉलो करना है, आप वहां पे खड़े रहोगे, आएंगे और बता देंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा गूगल मैप कैसे काम करता है, वहां किसी लोकल से पूछना है या कोई भी लोग मिल जाएंगे, जस्ट आस्क इन इंग्लिश एंड दे आर वेरी गुड। वो आपको मतलब कि चीटिंग नहीं करते। यहाँ पे तो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कुछ ना कुछ बता दिए इधर उधर, जनरली वैसे नहीं होते हैं हर जगह के लोग। तो वहां भी ऐसा है कि दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल और काफी मजेदार है। आप उनसे बात करो, चाहे लड़की हो लड़का हो, वहाँ शर्माने की जरूरत नहीं है किसी से भी, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे हम लड़कियों से बात नहीं करते हैं, लड़कियों को देखेंगे अरे यार कैसे पूछा जाए, वो ऐसे काम नहीं करना है। वहां पे बिल्कुल बिंदास तरीके से किसी से भी पूछो। लिटिल बिट इंग्लिश अगर किसी को आती है नहीं आती है तो यू कैन टेक एनी वंस हेल्प, इट्स लाइक दिस। तो फिलिक्स बस हो गया, स्काई स्कैनर, आईआरसीटीसी ऐप या फिर मेक माई ट्रिप, जो चाहे करो। Booking.com से आपको लेजिटिमेट बुकिंग मिल जाएगी, वहां पे रिव्यू करो, रिव्यू करने के बाद आपको होटल चाहिए, हॉस्टल चाहिए, डॉर्मेट्री चाहिए, वो सब करो। और ध्यान रखना कि जो भी चीजें आप बुक कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी वो क्रेडिट कार्ड मांगता है, तो ये याद रखना कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज डेबिट कार्ड में क्या होती है,
चार्जेस एडिशनल लगेगी, और डेबिट कार्ड में ऑलरेडी आपकी इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन है वो ऑन होनी चाहिए, वो भी कस्टमर केयर में फोन करके आपको ऑन करवानी पड़ेगी। तो बेटर ये कि आपके पास क्रेडिट कार्ड हो। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, 3.5% टू 3% आपको जो भी अगर यूरो पे करोगे, लेट से 15 यूरो पे करोगे तो 15 यूरो का 3.5% लगेगा, और जो भी 3.5% का चार्ज कॉस्ट होता है उसमें 18% आपको जीएसटी खुद भरनी पड़ेगी, राइट। तो ये चीज एक फंडा होता है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो थोड़ा सा प्राइस ज्यादा लगता है, कि डेबिट कार्ड में उससे ज्यादा लगेगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना। तो एटलीस्ट आपके पास एक इंडियन क्रेडिट कार्ड होनी चाहिए। आप आगे आगे और मैं फिर बात करूंगा इस चीज पे। थर्ड चीज आती है कि जैसे क्रेडिट कार्ड का सिलसिला आया तो आपके पास एक इंडियन क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, लेकिन अगर आप वहां पे जाके एक्सपेंड करोगे, लेट से आप इटली में चले गए हो या फ्रांस में चले गए हो, तो वहां एक्सपेंड करोगे तो वहां के यूरो में एक्सपेंड करना होगा। तो अगर आप हमेशा क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो आपको ऐसी लंका लंका डूब जाएगी, है ना। तो अगर हमें अपनी लंका नहीं डुबानी है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें सिंपल सी बात यह है कि फॉरेस्ट कार्ड अप्लाई करो। डिफरेंट डिफरेंट बैंक से होती है, वो अपनी फॉरेस्ट कार्ड देती है, या फिर बुकिंग फॉरेस्ट कार्ड जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगी, अच्छे अच्छे प्राइस में मिल जाएगी। तो मैंने एसबीआई का यूज किया था, आप booking.com में भी कर सकते हो। एसबीआई क्या होती है, डिफरेंट, जैसे आईसीआईसीआई हुआ या फिर एचडीएफसी हुआ, थोड़ा सा बेटर प्राइस देते हैं, लेकिन आप दे सकते हो। वहां पे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी जाना, जैसे कि मैंने यहाँ पे चार्ट दे रखा है एसबीआई फॉरेक्स कार्ड रेट्स, तो वहां पे करना आईसीआईसीआई फॉरेक्स कार्ड रेट्स, एचडीएफसी फॉरेक्स कार्ड रेट्स, ठीक है ना, एसबीआई फॉरेक्स कार्ड रेट्स। तो जो टुडे वाला होगा वो देखना, और वहां पे यहाँ पे लिखा होगा फॉरेक्स कार्ड, फॉरेक्स ट्रेवल कार्ड बाई। तो यहाँ बाई मतलब क्या होता है, बैंक अपने से बाई करती है, मींस कि अगर बैंक का कितना खरीद है, सपोज आपके पास पहले से फॉरेक्स कार्ड है, तो अगर आप फॉरेक्स कार्ड वहां पे दोगे, मतलब कि अगर आपके पास यूरो बचे हुए हैं तो उसको अगर बैंक को लौटाओगे कि देखो भाई मेरा यूरो है, आप लो और मुझे उसका जो है ना पैसा मेरे अकाउंट में डाल दो, तो वो आपको कम प्राइस में लगी, मीन के 87.84 जो आपको दिख रहा है यूरो के लिए। और अगर आप बैंक से फॉरेस्ट कार्ड लोगे तो वहां पे क्या होगा, 90.98 दिखेगा। तो इसको गूगल से मतलब नहीं है, इनका जो बैंक का जो रेट होता है वो अलग होता है। तो गूगल में आपको दिखेगा कि लेट अस से 90 के आसपास आज का यूरो है, लेकिन जैसे ही आप बैंक में जाओगे तो उसमें क्या होगा, प्राइसेस हार्ड हो जाएगी। मतलब कि ये सेलिंग करते हैं, पहले उनके पास यूरो स्टॉक होता है, और बेस्ड ऑन द स्टॉक मार्केट वो आपको क्या करते हैं, सेल करते हैं, और वो फिर परचेस करेंगे। तो ऑब्वियसली आपको घाटा होने वाला है। तो इसीलिए अगर आप बुकिंग में फॉरेस्ट.com में करोगे तो वहां आपको थोड़ा सा अच्छा कॉस्ट मिल जाएगा। थर्ड चीज ये होगा कि कुछ कैश जरूर लेके रखना। सपोज 7 दिन के लिए जा रहा था, 50 यूरो 100 यूरो, वैसे मैंने 100 यूरो लेके गया था और मेरा सारा मतलब कि रह गया, कुछ काम का नहीं हुआ। ऑल्दो मुझे क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो आपके, अगर मैं उसको एसबीआई में दूंगा तो वो मुझे 87.84 में खरीदेगी, तो ऑब्वियसली मुझे लॉस है, 1000 रुपए का या फिर 1500 रुपए का लॉस मेरा हो जाएगा, राइट। तो इस तरह के आपको लॉस सहने पड़ेंगे, बिकॉज आप ऑब्वियसली करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हो और कोई तरीका नहीं है। तो एक चार्ट मिलता है, तो आपको जिस भी करेंसी में चाहिए आपको वो फॉरेक्स कार्ड लेना। फॉरेक्स कार्ड इज वेरी एफिशिएंट, और इन सब के लिए एक वेबसाइट होता है जहां पे आप देख सकते हो कितना रुपए कटा। एक बार जब फॉरेक्स कार्ड आप लेते हो तो वहां पे जो भी ट्रांजेक्शन करते हो उसमें कोई पैसे एडिशनल कटने वाला नहीं है, सब आप यूरो टू यूरो बात करोगे या डॉलर टू डॉलर बात करोगे। कुछ मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड भी आती है, इसको आप यूज कर सकते हैं, जहां पे अगर सपोज कि आप टर्की में रुके हो तो टर्की में टर्किश वाला काम होगा, तो आपको पहले से उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ रुपए डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुछ लोग मल्टी करेंसी यूज करते हैं, जैसे कि आपको कुछ आपकी जो जर्नी है वो कनेक्टिंग जर्नी है। लेट्स से मैं जब यहाँ से इटली गया था तो मेरा पहले तर्किश में फ्लाइट होगा, तो तर्किश में क्या हुआ कि जब मैं वहाँ एयरपोर्ट में खाने के लिए गया तो यार बहुत हद से ज्यादा मतलब कि वहाँ पे प्राइसेस हाई थी। लेट्स से यहाँ पे जब मैं कोक का बोतल यहाँ अगर आपकी क्या मिलती है, 100 रुपीज मिलती है, तो वहाँ क्या करते हैं 100 टर्किश टर्किश डॉलर रखे हैं या यूरो रखे हैं, राइट। तो एक्चुअली क्या होता है कि 1 टर्किश डॉलर या 1 टर्किश रुपीज इज इक्वल टू होता है 3 रुपीज इंडियन रुपीज का। मतलब कि एक कोक का बोतल 300 ml जो मुझे 100 रुपए यहाँ पड़ता है एयरपोर्ट में, वो पड़ेगा हुआ 300 रुपए में। तो मतलब कि वो एकदम बिल्कुल धांधली कर रहा है। तो एक्चुअली क्या होगा, वहां पे या भूखे रहो या फिर चाहे जो भी आपने यहाँ से लेके गया वो खाओ, या फिर 1000 रुपए का बर्गर जो यहाँ 300 रुपए में मिलता है वो 1000 रुपए में खाओ। जब मैं इटली गया तो वहाँ रिलेटिवली सस्ता था, राइट। तो ये होता है, कुछ कुछ कंट्री जो कम वाली कंट्री होती है वहां पे ऐसा काम करता है। तो बेटर ये है कि जब भी आप कनेक्टिंग फ्लाइट हो तो कुछ ना कुछ पैसे जो होते हैं जो उस कंट्री में आप जाओगे तो उसके जो है कंट्री के डलवा लो। इससे क्या होगा कि जो भी खर्च होंगे इधर उधर आपको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 20 या 25 जो भी आपको मिलेगा वो रख दो, ताकि आप बर्गर वर्गर, सपोज कि आपको वहां पे 22 घंटा रहना पड़ेगा, राइट। किसी की ओवरले होती है 22 घंटे, किसी की 20 घंटे होती है, तो आपको कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा ना। तो आप जब क्रेडिट कार्ड से पे करोगे तो एडिशनल पैसे आपके खर्च हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप कुछ पैसे ले लो वहां पे, और जो ट्रांजेक्शन है उस रेट पे ही आप क्या करो, हर चीज को ट्रांजेक्शन करो, दैट विल बी बेटर। तो ये एक फॉरेक्स कार्ड का आपको मैंने क्या बताया, हैक बताया किस तरह से यूज करना है। बाकी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका फॉरेक्स कार्ड गुम भी हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, वहां से ब्लॉक कर सकते हो। बाकी आपके पास कैश होना चाहिए, बिकॉज तभी आप जी सकोगे, वरना फॉरेक्स कार्ड वहां कोई ले जाके देने वाला नहीं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वेस्टर्न यूनियन का यूज कर सकते हो।
जहां से आप क्या करते हो, किसी भी दोस्त से आप अपने पैसे को मंगा सकते हो उस होटल के नाम पे। उस होटल वाले को बोलना कि मेरे को कुछ पैसे चाहिए, आपको कोई दे देगा। वेस्टर्न यूनियन से आप पैसे इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, राइट, westernunion.com। तो कोई भी आपका जो इंडिया में रहेगा उसको बोलना कि भाई मेरे को पैसे भेज दो। वो क्या करेंगे, आपके जो भी रुपीस हैं, टू मतलब किसी इटालियन में भेजना है वहां करेंगे। वहां ऑलरेडी जो चार्जेस हैं वो दिखा देंगे। सपोज कि आपको 100 यूरो चाहिए, तो 100 यूरो में कितना रुपए लगेंगे वो दिखा देंगे, ठीक है ना। अगर उनका कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगा तो वो भी दिखा देंगे। तो मैंने ये पाया कि बैंक ट्रांसफर से अच्छा तो आपके पास अगर कैश लेना है तो वहां पे होटल वाले को बोल दो, वो आपको वो यूरो दे देंगे और यहाँ से आपको उनको ट्रांसफर कर देना कि हाँ भाई ये लो पैसे ले लो। तो ये भी ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा स्मूथ होती है और टेंशन की बात नहीं होती है। तो अगर आपको फॉरेक्स कार्ड गुम भी हो गया तो पहले उसको ब्लॉक करना है, एफआईआर वगैरह लॉस करना है तो लॉस कर दो, राइट, बिकॉज यहाँ पे दिखाना है कि आपका फॉरेक्स कार्ड गुम हो गया है। और थर्ड चीज ये होती है कि आप वेस्टर्न यूनियन से भी पैसे मंगा सकते हो, तो डरने की कोई जरूरत नहीं कि अरे यार मेरा कार्ड गुम गया, मेरे पास कार्ड नहीं तो मैं क्या करूंगा। इसीलिए बेटर ये है कि फॉरेक्स कार्ड के साथ आपके क्रेडिट कार्ड भी होनी चाहिए और सारे के सारे कार्ड को संभाल के रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। तो अब सपोज आप इटली में हो या फिर जर्मनी में हो, तो वहां पे लोकल बसेस चलती है। तो लोकल बसेस जो होती है वो हमारे दिल्ली में जिस तरह से बसेस चलती है उसी टाइप की होती है, लेकिन वहां पे कंडक्टर आपको नहीं मिलेगा इन साइड में। तो कंडक्टर नहीं मिलेगा तो हम करेंगे, तो उसके साथ यहाँ पे जो ग्रीन टाइप की क्या होती है, कंडक्टर की जगह वो डब्बा रख दिया है। तो उसमें आप जब टिकट लोगे दुकान से खरीद के तो उसमें डालनी पड़ती है, और वो क्या कैसे कि यहाँ पे देखोगे ना, जो कंडक्टर पर्चा काटते हैं, राइट, कि यहाँ से यहाँ तक आपका है कि पर्चा काट दे, तो वहां पे क्या होता है कि डेट वो मेंशन करते हैं, काट देते हैं थोड़ा सा, आप तो उसमें घुसाना पड़ता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। जो टिकट खरीदोगे आप, वो आपको लोकल सिगार जो शॉप्स होते हैं या न्यूज़पेपर शॉप्स होते हैं, यहाँ पे छोटे मोटे जो दुकान होते हैं जहाँ पे सुपरमार्केट वगैरह लिखा हुआ रहेगा, वहां पे आप जाना, उसको बोलना कि बिग लेती या फिर टिकट दे दो मेरे को। और वहां पे टिकट्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ डेस्टिनेशन है, वहां पे होता है कि 60 मिनट 75 मिनट्स, राइट। तो आप पहले देख लो कि आपको जहां कहाँ से कहाँ तक जाना है, वहां पे गूगल मैप में आ जाएगा। तो जब आप वहां बस का टाइप करोगे, वहां पे स्क्रॉल अप करोगे और वहां पे लिखोगे बस में, तो वहां पे दिखा देगा कि यहाँ से यहाँ तक आपको टाइम कितना लगे, 60 मिनट्स का। तो अगर वो 60 मिनट्स का है तो आप अगर बोलना कि 75 मिनट्स का दिखाना, राइट, 75 मिनट्स का टिकट ले लेना या 60 मिनट्स का टिकट ले लेना, तो वहां पे टाइम के हिसाब से होती है। और जो टाइम दिखाता है गूगल मैप वो प्लस माइनस बहुत एक्यूरेट होता है, वहां पे लोग टाइम की कदर करते हैं। तो बस में भी क्या होता है, एक चार्ट सिस्टम होता है कि हर एक स्टॉप में क्या होती है, एक एक बस नंबर का जो एक चार्ट सिस्टम का होता है कि किस टाइम में वो बस यहाँ पे आएगा, और उसी टाइम के प्लस माइनस 2 मिनट या 5 मिनट कर लो, उसी के आसपास चले जाता है, राइट। तो अगर आप 60 मिनट का भी ट्रेवलिंग है तो आप 75 मिनट का ले सकते हो या फिर 60 मिनट का ले सकते हो। तो 60 मिनट का जो कॉस्ट लगेगा वो अराउंड 1.4 लगेगा, और 75 मिनट का अगर रखोगे तो 1.75 यूरो का चार्ज लगेगा। टिकट आपको लेना है, लेके बस में जाना है, और बस में स्कैनर लगे हुए होते हैं, तो या तो क्यूआर कोड जो वहां मेंशन होता है उस क्यूआर कोड में जाना और वहां दिखाना, उससे वैलिड हो जाएगा। या फिर उस वाले डिब्बे में जाना जो पीला वाला होता है या फिर कहीं ग्रीन वाला होता है, जैसा भी होता है वहां पूछ लेना, तो वेयर शुड आई वैलिड माई वेयर डू आई वैलिड माई टिकट्स, तो वो बता देंगे कि यहाँ पे है। तो वहां पे साइन होता है कि यहाँ घुसा दो, तो वहां आपको घुसाना है, और वो फिर क्या करेंगे, सीधे एक आवाज आएगा खट करके, वहां पे वो कहेगा, पहले से मार्क कर देंगे कि ये रहा डेट, और एक छोटा सा स्क्वायर टाइप का वो काट देंगे, तो आपकी टिकट होगी वैलिड, राइट। तो इस तरह से हमका क्या करना है, आपको ऑपरेट करना है कि जहां भी जाना है आपको टिकट लेना है। अदरवाइज वो अगर पकड़ेंगे, टिकट आपने नहीं लिया, टिकट चेकर होते हैं वहां पे, पकड़ेंगे 80 यूरो का फाइन लग जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑल्दो आपके पास टिकट है, आपने अगर नहीं किया उसको वैलिड, तो आपका टिकट इनवैलिड है, राइट। और इनवैलिड टिकट्स में अगर पकड़ेंगे फाइन लगा देंगे, 80 यूरो का झटका लग जाएगा आपको, ऑलमोस्ट 8,000 9,000 का झटका लग जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि आप अपने आप को प्रिपेयर रखना कि वैलिडिटी जरूर करना, राइट। थर्ड चीज ये आती है कि उस वहां पे क्या होता है, सपोज कि आप मॉर्निंग में जा रहे हो, 6 AM में जा रहे हो, तो क्या होगा कि आप जो है ना उन शॉप से पहले से टिकट बाई कर लो। वो जो टिकट आप खरीदोगे उसकी वैलिडिटी नहीं होती है, राइट। उसकी वैलिडिटी ऑलमोस्ट लाइक 10 दिन 20 दिन 1 साल वो होती है। तो वहां पे दो तरह से टिकट मिलती है, एक तो आप शॉप में जाके टिकट लोगे, तो वहां जो वो टिकट मिलेगी उसकी वैलिडिटी इन्फिनिट होती है। और जो एक वो होती है ना कि एक एटीएम टाइप की होती है, उसमें अगर आप टिकट निकालोगे तो उसकी वैलिडिटी 24 आवर्स होती है। तो यहाँ दो टाइप की वैलिडिटी की बात कर रहा हूँ, एक वैलिडिटी का टिकट जो आपने खरीदा उसकी वैलिडिटी कितनी है, और एक ये होती है कि जो टिकट है वो वैलिड कब होगा, जब आप बस में जाओगे और उसको पंच करोगे, पहले पंचिंग मशीन में डालोगे, क्यूआर स्कैनर करोगे, तब उसकी वैलिडिटी बनेगी, राइट। तो यहाँ पे दो बात याद रखने की जरूरत है कि अगर मैंने दुकान से खरीदा तो मैं उस टिकट को कल भी यूज करूंगा, परसों भी यूज करूंगा, अगर मैंने उसको उस पीले बॉक्स में नहीं घुसाया हूं। जैसे ही मैंने पीले बॉक्स में घुसा दिया, बस में गया पीले बॉक्स में घुसा दिया, उसकी टिकट की वैलिडिटी जितने टाइम के लिए लिखा हुआ है उतने टाइम के बाद वो वैलिड फिर नहीं रहेगा। तो आई होप ये क्लियर होनी चाहिए। थर्ड चीज, अगर लेटर से 15 दिन के लिए गए हो, आपको पास की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे पास बना लो, ठीक है ना।
पास आपको लेटर से 12 यूरो या फिर 15 यूरो के आसपास मिल जाएगी। तो वो बना लोगे, उसमें क्या होगा, हर बार जब भी आप ट्रेवल करोगे उसको डालोगे अंदर, तो अलग अलग तरीके से डायरेक्शन से वो क्या करेगा, आपको पंच करता जाएगा और आपकी वो पास की तरह काम करेगा। तो पंचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टिकट्स हैज टू बी वैलिड एट ऑल कॉस्ट, राइट। तो ऐसा नहीं कि बिना कॉस्ट, बिना वैलिडिटी के आप घूम रहे हो, ऑब्वियसली आपको फाइन लग सकता है। तो अब आप देख सकते हो कि वहां पे जो बस में भी है, जो यहाँ पे हम 10 रुपए, 5 रुपए या 20 रुपए में किराया देते हैं, वहां पे स्टार्ट होती है 90 रुपए, यानी कि 90 टाइम्स 1.41 कर लो, इट मीन की 110 रुपए के आसपास आपको वहां पे टिकट की प्राइस लग जाएगी। तो डेट इज द प्राइस दैट यू हैव टू पे इफ यू आर ट्रैवलिंग टू यूरोपियन कंट्री। थर्ड चीज ये होता है कि नेसेसरी आइटम्स आपको क्या खरीदनी चाहिए कि आपकी जो पासपोर्ट है वो सेफ रहे, अगर आपने की ले गया है तो वो सेफ रहे, और डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ले गया तो वो सेफ रहे। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन में दे सकते हो, एक छोटी सी बैग आती है वो ले लो, या फिर और ट्रैवलिंग बैग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आती है। तो ये मैंने बैग खरीदा था अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट, सबको मिल जाएगी, ट्रैवलिंग बैग करके लिखना, तो वो आपको 300 रुपीज के आसपास या 400 रुपीज के आसपास मिल जाएगी। थर्ड चीज ये होती है कि आप अगर किसी हॉस्टल में रुके हो या फिर वहां तो शॉप वगैरह अप्लाई नहीं देते हैं, तो वहां पे जाके आपको साबुन वगैरह खरीदना नहीं, यहाँ साबुन लेके मत जाना, ठीक है ना। बेटर ये है कि आप शैम्पू ले लेना, और प्लस क्या होता है कि बॉडी जेल होती है, राइट, शावर जेल उसे कहते हैं, तो वो साबुन की तरह आपका काम करेगा। तो वो क्या होगा, उसको रखने में भी आसानी होगी, और जहां भी आप उसको रखोगे उसमें क्या होगा, आपका पूरा बैग वगैरह गंदा नहीं करेगा। तो बेटर ये है कि साबुन से बढ़िया ये है कि आप जेल यूज करो। जेल क्या होगा, पोर्टेबल है और ले जाने में काफी अच्छी सुविधा होती है। थर्ड चीज मैं बोलूंगा कि आप जो है नेक पिलो लेके रखना, बिकॉज कि अगर आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो गई, आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर नहीं रहे हो जिसमें 2 घंटा से 3 घंटा टाइम लगता है, यहाँ आप ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हो तो ऑब्वियसली 6 से 8 घंटे टाइम लगते हैं। तो इस लॉन्ग टाइम में मैंने एक्सपीरियंस है कि फ्लाइट इज मोर द मोस्ट बोरिंग थिंग आप एक्सपीरियंस करोगे। वहां पे कुछ देखने को मिलता नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि फ्लाइट कितनी स्पीड में जा रही है। बाहर शीशे से देखोगे तो आपको बस ब्लू स्काई दिखेगी, ऑब्वियसली पता चल जाएगा उस टाइम में कि यार हाँ, अर्थ गोल होता है अब ठीक है ना। इसके अलावा आपको कुछ दिखेगा नहीं। नीचे अगर देखोगे तो वो छोटे छोटे बिल्कुल एक चींटी की तरह आपको दिखेगा कि माउंटेन्स है या कुछ है, और सी अगर आ गया तो आपको मतलब महा बोरिंग है। इसी वजह से आप क्या कर सकते हो कि पहले आप अपने डाउनलोड वगैरह कर लेना बहुत सारी मूवीज वगैरह को, ठीक है ना। और थर्ड चीज, आपको नींद काफी आने वाली होगी, अगर आप सोए नहीं होगे तो बहुत टायर्डनेस होती है, तो नेक पिलो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज मैं बताता हूँ कि ये जो फ्लाइट है, फ्लाइट के अंदर जब बैठोगे वहाँ आवाज ही बहुत ज्यादा होती है, तो कुछ क्या करोगे, एक ऐसे आप उसको एयर 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 ड्रॉप को यूज करना जो क्या नॉइस कैंसिलेशन, इट इज बेटर, वरना भाई साहब बहुत ज्यादा साउंड होती है, मेरा तो बैंड बज गया, राइट। और उसके बाद साथ में मैं बोलूंगा कि आप कुछ मेडिसिन ले लेना, ठीक है ना। ऑल्दो आपके पास हाँ, मैं एक चीज भूल गया, जब भी आप वीजा के लिए अप्लाई करोगे तो आप 7 डेज या 10 डेज के लिए, उससे पहले आपको क्या मांगता है, एक इंश्योरेंस मांगता है। तो इंश्योरेंस अगर मैंने रिलायंस का बनाया था, 700 रुपीज पड़ा था वो, 50,000 यूरोज का बन गया था मेरा। तो आपको 50,000 से 1 लाख यूरो का क्या अपना इंश्योरेंस बनाना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द डेज आप यहाँ से फोन पे से बना सकते हो, रिलायंस से बना सकते हो, या वहाँ मेंशन किया हुआ रहेगा कि ये जगह से वैलिड है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी आप इंश्योरेंस बना दोगे, नहीं। तो आप ऑनलाइन ही बस डेट मेंशन कर देना, आपका नाम जो परफेक्ट नेम है वो मेंशन कर देना, मैं यहाँ से इस डेट में यहाँ से निकलने वाला हूँ, वहां इस डेट में आने वाला हूँ, 1-2 दिन पीछे कर देना, बेटर रहेगा। तो वो इंश्योरेंस परचेज कर लेना कि मे बी आपको एक्सीडेंट हो गया या फिर आपको कुछ ट्रबल हो गया, तो वहां पे आपका अपना पैसा नहीं लगेगा। और जब भी आप जाओगे तो उस पूरे डॉक्यूमेंट को अपने साथ रखना कि हाँ भाई देखो, मैंने इंश्योरेंस परचेज किया था तो मुझे इतना रुपया लगा, मेरे पास इंश्योरेंस का पॉलिसी नंबर है, सब कुछ है। तो इससे क्या होगा, आपके पास एविडेंस रहेगी, आपके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है। और वो इंश्योरेंस आपको दिखाना भी पड़ेगा जब आपके पास आप वीजा को अप्लाई करोगे। तो इंश्योरेंस एक तो वीजा वाले ले लेंगे, और सेकंड चीज आपको दिखाना होगा कि हाँ भाई, इंश्योरेंस आपको कैरी भी करना है। ये नहीं कि इंश्योरेंस हम इंडिया में रख के चले गए हैं यूरोप घूमने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। थर्ड चीज मैंने कहा कि ह्यूमिडिटी जो क्रीम्स होती है वो लेके आना, बिकॉज कि अगर आप समर में जा रहे हो या फिर विंटर में जा रहे हो तो वहाँ की विंटर काफी ज्यादा होती है, समर में भी ड्राई एटमोस्फेयर होता है, यहाँ की तरह नहीं कि पसीना बह रहा है, वहाँ पे दौड़ोगे भी तो पसीना नहीं आएगा, ऐसा एटमोस्फेयर होता है, राइट। तो बेटर ये है कि कुछ सनस्क्रीन ले लेना, या फिर ह्यूमिड क्रीम ले लेना, या फिर जो वैसलीन आती है वो लेना, बिकॉज वहाँ मैंने परचेस किया था, बड़े बड़े डिब्बे मिलते हैं सुपर मार्केट में, अराउंड कॉस्ट पड़ेगा 500 to 700 रुपीज। उसको देख के फायदा नहीं है, मीन्स के 15 यूरो 20 यूरो लगा के कोई फायदा नहीं है, राइट। तो बेटर ये कि ह्यूमिड क्रीम आपको यहाँ से लेके जाओ, कुछ बिस्किट्स वगैरह होगा तो वो ले लेना, मेडिसिन जो लोकल दुकान से लेना, पैरासीटामोल होगा, सपोज कि आप बहुत थक गए हो, वहाँ पैरासीटामोल मिलने वाला नहीं है, कोई आपको मेडिसिन देगा नहीं, तो कुछ जो मेडिसिन होते हैं, एंटीबायोटिक हो गया, पैरासीटामोल हो गया, कुछ वाइटामिन के जो टैबलेट्स होगा वो ले लेना, मे बी आपको कुछ कभी कभी ऐसा हो सकता है, ना हो तो बेटर है। साथ में अगर कोई मूव वगैरह हो, दर्द वगैरह होने के लिए फर्स्ट एड किट थोड़ा छोटा मोटा, उन सबको अपने पास रखना, इन एनी केस, इन एनी सर्कमस्टांस वो आपको हेल्प कर सकती है, राइट।
तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन ऑर्डर टू मेक अ ट्रैवलिंग टू ओवरसीज। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा लेंदी हो गया, मैंने डिटेल में बनाया है। इसके बाद मैं इस पे एक ब्लॉग भी बनाऊंगा कि मैं कैसे गया वहाँ पे और किस तरह से इमिग्रेशन से लेकर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस तक मैं वहाँ पे गया, मेरे कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई और मैं कैसे स्टे किया, होटल का मैंने पूरा दिखाया है, सुपरमार्केट का दिखाया है, क्या ट्रैवलिंग क्या कॉस्ट पड़ता है वहाँ पे, वो सब मैं उस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। देयरफॉर मैं सिद्धार्थ विनोद कैप साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय होल वीडियो। मिलते हैं।